हेलो वेलकम ऑल टू डॉक्टर जेपीएससी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीएनटी एक्ट क्लास 2 जो कि बाइलिंगुअल में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर्स। हम लोग बेसिक्स ऑफ सीएनटी एक्ट पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि चैप्टर जो होते हैं सीएनटी एक्ट में वो 19 होते हैं और इसमें सेक्शंस यानी कि धाराएँ कितनी होती है, 271 होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 की तरफ आते हैं। तो वो है प्रिलिमिनरी ऑफ छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 के तहत। इसमें सेक्शन चैप्टर 1 में सेक्शन 1 to 3 होता है, जिसमें से हम लोग सेक्शन 1 पढ़ते हैं, सेक्शन 3 पढ़ते हैं। सेक्शन 1 में होता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट होता है। सेक्शन 3 में होता है डेफिनेशंस। तो सीएनटी एक्ट को पढ़ने के लिए हम लोगों को सारे डेफिनेशंस जानने होंगे, तभी जाकर क्या होगा, सीएनटी एक्ट हम लोगों को समझ में आएगी। तो पहला डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल ईयर, दूसरा पढ़ेंगे भूगुत बंधक। इस तरीके से हम लोग और भी डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी में हम लोग आते हैं अधिकार। चैप्टर 1 यानी कि प्रीलिमिनरी होता है छोटा नागपुर, छोटा लिख दिया, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट होता है 1908। धारा 1 यानी कि संक्षिप्त शीर्षक होगा और विस्तार होगा और प्रारंभ होगा। तो इस हर जगह छोटा लिख दिया, छोटा छोटा नहीं होगा, छोटा होगा। तो इस अधिनियम को छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 कहा जाएगा। यह उत्तर छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू डिवीजन तक विस्तारित होगा, यानी कि फैला हुआ होगा। धारा 3 की बात करें तो इसमें परिभाषाएं होंगी, डेफिनेशंस होंगे। तो पहला डेफिनेशन जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है कृषि वर्ष। यह उस वर्ष को संदर्भित करता है जिसे किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए सामान्य रूप से अपनाया जाता है। ध्यान दें, यहाँ एक नोट है कि प्रत्येक क्षेत्र में मौसम के आधार पर अलग अलग कृषि कैलेंडर हो सकता है। तो कृषि वर्ष किसे कहेंगे, जिसे किसी स्थानीय क्षेत्र में, कोई स्थानीय क्षेत्र है जहाँ कृषि कार्य के लिए काम किया जा रहा है, वो अपनाया जाता है। भूगुत बंधक ऋण, भूगुत बंधक, तो ये क्या होता है, जब कोई काश्तकार, काश्तकार यानी काश्तकार हम लोग बोलते हैं टीनेंट, जब कोई काश्तकार अपनी भूमि अधिकारों को ऋण में लेने के लिए गारंटी गारंटी यानी बंधक के रूप में देता है। अब मान लीजिए आपको लोन लेना है, तो लोन लेने में आप क्या करेंगे, अपनी भूमि के अधिकारों को क्या करेंगे, आप गारंटी के रूप में सौंप देंगे। तो उससे जो ऋण मिलेगा उसी को बोलते हैं भूगुत बंधक। तो इसमें एक बात याद रखना कि उधारी लेने वाला व्यक्ति भूमि से लाभ प्राप्त करता है, जो उधार में लिया है वो भूमि से लाभ प्राप्त करता है, और काश्तकार भूमि से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद एक आता है जोत, कोड़कर, लैंडलॉर्ड, टीनेंट। ये सब डेफिनेशन से हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें आ जाता है लैंड होल्डर, रैयत, खूंट कट्टीदार। तो चलिए इसको वन बाय वन देखेंगे हम लोग। एक होता है जोत, ये जोट नहीं होगा, ये होगा जोत। जोत, तो वह भूमि जिसे रैयत, रैयत क्या होता है ना, एक प्रकार का किसान होता है या काश्तकार होता है। तो जोत क्या होगा, जोत का परिभाषा, वह भूमि जिसे रैयत द्वारा उपयोग या धारण किया जाता है। मान लेते एक किसान है, तो ये वाला खेत को हम, किसान है, ये वाला खेत को हम अपने जोत में लाएं, तो यहाँ पे मुझे खेती करना है, तो ये मेरा जोत कहलाएगा। ठीक है। वह भूमि जिसे रैयत द्वारा उपयोग या धारण किया जाता है, तो ये भूमि जोत हो जाएगा, जिसमें खेती हो रहा है। वह भूमि है जिसका उपयोग किसान कर रहा है। ठीक है। उसके बाद आते कोड़कर या कोराकार, कोड़कर बोलेंगे, कोड़कर। तो यह वह बंजर भूमि या वन भूमि है जिसे काश्तकार द्वारा कृषि के लिए तैयार किया गया। और देखिए कोड़कर माने क्या है, मान लेते हैं ये ज़मीन है, अब इसे कोड़ना है, कोड़ कर ही खेती करना होगा। तो ये एक बंजर भूमि है, कोड़कर वाला बंजर भूमि है, इसे कोड़कर कृषि के लिए तैयार करता है, उसे कोड़कर भूमि कहते हैं। अब ये कौन करेगा, भूमि स्वामी नहीं करेगा, इसे स्थानीय रूप से जल शासन, अरियत या बावला खानवद भी कहा जाता है। तो जो कोड़कर है इसे स्थानीय रूप में लोकली कहीं कहीं पे जल शासन कहते हैं, अरियत कहते हैं या बावला खानवद भी कहा जाता है। भूमि मालिक, भूमि मालिक का क्या परिभाषा होगा, वह व्यक्ति जो अपनी भूमि को खेती या रहने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को देता है। तो भूमि मालिक वही हो जाएगा,
अपनी भूमि को खेती के लिए दे दे या रहने के लिए दे दे तो वही मालिक होगा, तो भूमि मालिक कहलाता है। तो यह भूमि का स्वामी कहलाता है। अगर हम लोग बात करें तो भूमि मालिक यानी भूमि का स्वामी कहलाता है। फिर आते हैं हम लोग काश्तकार। तो काश्तकार को इंग्लिश में टीनेट बोलते हैं। इसका परिभाषा हो जाएगा वह व्यक्ति जिसे किसी अन्य की भूमि का उपयोग करता है। तो काश्तकार यानी कोई व्यक्ति है जो किसी अन्य की भूमि को उपयोग करता है, इसके बदले में किराया देता है। किराएदार, तो काश्तकार को आप लोग क्या कर सकते हैं, किराएदार भी मान सकते हैं। अब हम किसी का ज़मीन लिए और उसको किराया दे रहे हैं, बदले में क्या कर रहे हैं, उसकी ज़मीन को यूज़ कर रहे हैं। तो काश्तकार यानी किराएदार शब्द का, काश्तकार शब्द का निम्नलिखित शामिल है। जैसे कि काश्तकार शब्द में एक आता है भूमिधारी। तो भूमिधारी क्या होता है, वह व्यक्ति जो भूमि रखता है यानी पट्टे पर रखता है, शायद पट्टे पर। तो भूमिधारी वह व्यक्ति जो भूमि रखता है मगर पट्टे पर रखता है। रैयत एक पारंपरिक काश्तकार किसान होता है। रैयत एक किसान, रैयत मतलब किसान मानेंगे, रैयत जहाँ भी आएगा समझेंगे किसान है या काश्तकार। भूमिधारी वह व्यक्ति जिसे भूमि, जो भूमि रखता है पट्टे पर। खूंटकट्टीदार विशेष प्रकार के एक आदिवासी या समुदाय काश्तकार होते हैं, खूंटकट्टीदार। 7वां नंबर क्या होगा, लगान। लगान मतलब रेंट। उसके बाद डिक्री आता है, परमानेंट सेटलमेंट होगा, विलेज हेडमैन आएगा, उसमें मानकी पढ़ेंगे, प्रधान पढ़ेंगे, मांझी पढ़ेंगे। चलिए इसको भी पढ़ते हैं हम लोग। लगान, लगान यानी रेंट हो जाता है, लगान यानी रेंट। लगान मूवी आप लोग देखे होंगे। तो जब किसान भूस्वामी की ज़मीन पर, जब कोई किसान है और वो मालिक की ज़मीन पर यानी कि भूस्वामी की ज़मीन पर खेती करता है तो उसे बदले में किराया देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, जिसे लगान कहते हैं। यह किराया पैसे में भी हो सकता है या अनाज के रूप में भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो लगान आप लोग को समझ में आया। लगान यानी सिंपली में रेंट। उसके बाद डिक्री। तो डिक्री का मतलब होता है सिविल न्यायालय। डिक्री बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिक्री मतलब होता है सिविल न्यायालय यानी कि सिविल कोर्ट द्वारा आदेश दिया जाता है, उसे डिक्री बोलते हैं। अगर सिविल कोर्ट कोई आदेश दे, सिविल कोर्ट कोई आदेश दे तो उसे क्या कहेंगे, डिक्री कहेंगे। हिंदी में भी इंग्लिश में भी डिक्री होता। अगर किसी भूमि विवाद पर कोर्ट का फैसला आता है तो उसे डिक्री कहते हैं। मान लीजिए कोई भूमि विवाद हो गया और उसमें कोर्ट का फैसला आया तो उसको क्या बोलेगा, आम आदमी के फैसला आ गया, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टेक्निकली वर्ड में डिक्री बोलेंगे, डिक्री आ गया। 19 9वां नंबर स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट कब हुआ था, 1793 की बात है। तो यह 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया था। तो 9वां नंबर हो जाता है स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट। 1793 में कौन किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया था। भूमि राजस्व प्रणाली थी, यह भूमि राजस्व प्रणाली थी। इस व्यवस्था में जमींदारों को स्थायी रूप से भूमि का मालिक बना दिया जाता था और वे किसानों से लगान वसूलने के जिम्मेदार होते थे। क्या होता था कि जमींदार को क्या होता था, मालिक बना दिया जाता था जमींदार को। और जमींदार क्या करते थे, अपने नीचे क्या करते थे, किसान से टैक्स वसूल करते थे या लगान वसूल करते थे। 10वां नंबर बात करें हम लोग तो होता है ग्राम मुखिया। ग्राम मुखिया यानी विलेज हेडमैन। ग्राम मुखिया वह व्यक्ति होता है जो एक गांव या कई गांवों का प्रमुख होता है। तो ग्राम मुखिया एक गांव का भी हो सकता है या मिलाकर 5-10 जितना भी गांव हो सकता है उसको मिला के उसका मुखिया भी हो सकता है। यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर हम लोग मुंडा क्षेत्र की बात करें तो मुंडा में जो ग्राम विलेज हेडमैन होता है उसे मानकी कहते हैं। सामान्य गाँव में अगर हम लोग जनरली देखें तो प्रधान कहा जाता है, मगर संथाल की बात करें तो मांझी कहा जाता है। तो संथाल में मांझी होता है, मुंडा में मानकी होता है। और इन जनरल अगर बात करें तो ज़्यादातर प्रधान के नाम से जाना जाता है। 11 नंबर में आता है रिवर्सनरी टेन्योर, परमानेंट टेन्योर। दूसरा टेन्योर्स आता है, मुंडा खुंटकट्टी सिस्टम आ जाता है, मूवेबल प्रॉपर्टी आता है। रिवर्सनरी टेन्योर यानी पुनर्प्राह्य भूधृति हो जाता है। इसमें क्या होता है, यह ऐसी भूमि होती है, रिवर्सनरी टेन्योर एक ऐसी भूमि होती है जो किसी व्यक्ति के निधन के बाद
भूस्वामी को वापस मिल जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है तो वो ज़मीन वापस से भूस्वामी के पास चली जाती, अगर उस व्यक्ति का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं हो तो। ठीक है, मान लीजिए ये ए है और ये बी है। अब ए जो है बी से ज़मीन खरीदता है, तो इसका जो मालिक कौन था? बी था। मगर अब ए खरीद लिया, ए मालिक हो गया, तब इसका निधन हो जाता है और इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो ये ज़मीन वापस किसको मिलेगा? बी को मिल जाएगा। 12वां नंबर स्थायी भूधृति यानी परमानेंट टेन्योर। तो स्थायी भूधृति वह जमीन होती है जो वंश परंपरा से आगे बढ़ती है। परमानेंट टेन्योर यानी कि वंश परंपरा से आगे बढ़ती है, यानी परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इसे अपनी संपत्ति के रूप में रखते हैं। तो याद रखना है परमानेंट टेन्योर यानी कि वंशज ही उस पर राज करेगा। 13वां नंबर आता है भूधृति यानी कि टेन्योर। भूधृति का मतलब होता है भूमि का स्वामित्व या किसी व्यक्ति का अपनी जमीन पर अधिकार होना। भूधृति यानी भूमि का स्वामित्व, किसी व्यक्ति का अपने ज़मीन पर अधिकार होना। मान लीजिए ये ज़मीन मेरा है, तो इसमें अधिकार किसका होगा? मेरा होगा। तो भूमि का स्वामित्व किसका होगा? मेरा होगा। इस टेन्योर क्या होगा? मेरा होगा। मुंडारी खुटकट्टीदारी काश्तकारी इस श्रेणी में नहीं आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुंडारी खुटकट्टीदारी सिस्टम, मुंडारी खुटकट्टीदारी काश्तकारी टेन्योर्स के श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि यह विशेष परंपरागत भूमि व्यवस्था थी। मुंडारी खुटकट्टीदारी काश्तकारी नियम को अगर हम लोग देखेंगे तो यह मुंडा जनजाति की एक परंपरागत भूमि व्यवस्था थी, जिसमें मुंडारी खुटकट्टीदार यानी पुराने समय से खेती कर रहे हैं। मुंडारी खुटकट्टीदार वही होते हैं जो पहले आए थे और वही खेती करना चालू किए हैं। मुंडा लोगों में को खेती करने का विशेष अधिकारी दिया जाता है। 15वां होता है चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी। चल संपत्ति का मतलब होता है वह संपत्ति होती है जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। चल संपत्ति मूव कर जाएगा। जैसे कि खड़ी फसल, खेत में उगी फसल भी चल संपत्ति मानी जाती है, क्योंकि इसे काट कर कहीं भी ले जाया जा सकता है। ठीक है, अगर काट कर आप इसे ले जा रहे हैं तो कहीं भी ले जा सकते हैं, तो वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी के कैटेगरी में आता है। तो आज हम लोग पढ़े चैप्टर नंबर 1, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग क्लास नंबर 3 में। तो थैंक यू वेरी मच।